वेलकम टू विज्ञान विद प्रशांत यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 का एक चैप्टर है जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड को कवर करने जा रहे हैं। और आप यकीन मानिए, हम इस चैप्टर को इस तरीके से करेंगे कि अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी नीट के अंदर क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले है बायोडाइवर्सिटी। तो अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी ऑफ लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। वैरायटी का मतलब विभिन्न प्रकार की, ठीक है, वैरायटी का मतलब है विभिन्न प्रकार की। विभिन्न प्रकार का मतलब क्या? विभिन्न प्रकार का कि डिफरेंट डिफरेंट। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जो बहुत छोटा है। ठीक है, वायरस भी देखने के लिए मिलता है। तो दूसरी तरफ हमें एक बहुत बड़ा एलिफेंट भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये जो सबके अंदर डिफरेंसेस है, इन डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। वर्ड से हमें समझ में आता है। देखो, बायो का मतलब होता है लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंसेस। सो अगर हम बोल सकते हैं, इंग्लिश में बात करें, तो द डिफरेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट है मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन अर्थ। अब कभी कभी आप बच्चों के दिमाग में आता है कि भाई ये जो बैक्टीरिया है या हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, कि अगर ये गायब हो भी गए तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला। ठीक है बेटा, तो ऐसा नहीं है। हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे ये हमारा ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है वो एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। आपने कहीं ना कहीं ये बात सुनी होगी कि अगर अर्थ के ऊपर से सारी की सारी बीज खत्म हो गई तो ह्यूमन लाइफ ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। उसका एक रीजन क्या है कि जो हमारी बीज हैं, हमारी बीज इज वन ऑफ द बेस्ट पोलिनेटर। तो सबसे ज्यादा जो पोलिनेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? वो बीज के द्वारा किया जाता है। और अगर ये बीज ही नहीं रही तो पोलिनेशन बंद हो जाएगा। और आपको पता है पोलिनेशन बंद हो गया तो हमें ज्यादा प्लांट्स नहीं मिलने वाले। बेटा, ये जो फार्मिंग है आपकी, ये कंट्रीब्यूट करती है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं सर फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग से हमें फूड मिलता है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे जो फॉरेस्ट है उन फॉरेस्ट से भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। ठीक है, तो इसलिए ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? प्रिवेंटिंग स्पीशीज एक्सटिंक्शन इज वन वे टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी। आपको पता ही है कि अभी हाल फिलहाल में हमारा जो राइनो राइनोसोरस था एक, वो लास्ट राइनोसोरस जो अर्थ के ऊपर बचा हुआ था, व्हाइट राइनो, वो अभी अभी एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या है कि प्रिवेंट एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, पहले हम ये सीखते हैं या समझते हैं। तो एक्सटिंक्ट का मतलब है किसी भी स्पीशीज का हमेशा के लिए विलुप्त हो जाना। विलुप्त का मतलब वो खत्म होगी अर्थ के ऊपर से। ठीक है, एक और आपने नाम सुन रखा है, बहुत बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्या? डूडो। ठीक है, तो जो डोडो थी वो एक बर्ड थी जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ऐसे हमारा जो व्हाइट राइनो था वो भी हाल फिलहाल के अंदर ही एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी अगर स्पीशीज है तो हमें उसको प्रिवेंट करना चाहिए। ठीक है, प्रिवेंट का मतलब उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो विलुप्त ना हो, ताकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बची रहे। देखो, बहुत बड़ा रीजन हो जाएगा। सपोज करो ये कोई ए था, ये बी के ऊपर डिपेंड था, बी सी के ऊपर डिपेंड था, सी डी के ऊपर डिपेंड था और डी ए के ऊपर डिपेंड था। और सपोज करो कि जो ये सी है ये अचानक से गायब हो जाए या खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब ये जो हमारी इकोलॉजिकल चेन थी ये क्या होगी? कहीं ना कहीं हमारी टूट गई। और एक के अफेक्टेड होने की वजह से ये डी भी अफेक्टेड होगा। फिर जब डी अफेक्टेड होगा तो ए भी अफेक्टेड होगा, ए अफेक्टेड होगा तो हमारा बी भी अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी स्पीशीज है, जितनी भी है, सब कुछ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक फोटो लगा है, उस फोटो के अंदर देखो हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि अलग अलग डाइवर्सिटी है, 4 डाइवर्सिटी है।
फॉरेस्ट के अंदर आपको प्लांट्स भी आ गया आपके सारे, आपके इंसेक्ट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब जो भी है सब आ गए। ये बर्ड्स डाइवर्सिटी होगी, ठीक है, यहाँ पे सारी बर्ड्स होगी। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, जेनेटिक का मतलब कि भाई जो हमारी कैरेट है, हमारी जो कैरेट है वो कैरेट हमें अलग अलग तरह की मिलती है, कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है, इनकी जो स्पीशीज है या जो इनकी वैरायटी है वो भी अलग अलग मिलती है। अगर हिंदी में अगर हम इंडिया की बात करें तो इस टाइम एक विलायती गाजर आती है, वैसे जो नॉर्मल गाजर आती है उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर रेड होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐड में मैं येलो मिला दूं, ठीक है, तो ये हमारी एक जिसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं विलायती गाजर, ठीक है। तो ये कुछ कुछ ऐसी हमें बिन मौसम के भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। रेस डाइवर्सिटी, रेस डिस्क्रिमिनेशन आपने सुना होगा, ठीक है, कि जो कलर है हमारे वो सबके अलग अलग है, या हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मेनली सबका डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे प्लांट प्लांट डाइवर्सिटी होगी, अलग अलग टाइप्स के हमारे प्लांट होगी। और फिर मरीन मराइन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो मराइन डाइवर्सिटी में जितने भी हमारे समुद्र के जीव जंतु आ गए वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब एक करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, ठीक है। तो लाइफ के करेक्टरिस्टिक की बात करेगी कि हमें पता कैसे चलता है कि कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो अप टू अ सर्टेन एज, ठीक है। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ होती है, लेकिन केवल एक सर्टेन एज तक। सर्टेन एज का मतलब कि एक टाइम पे जाने के बाद में उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, ठीक है। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो लगभग 18 to 20 ईयर्स तक हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है, उसके बाद में ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट की जो लेंथ होगी या जो हाइट होगी वो तो एक स्पेसिफिक टाइम तक बढ़ेगी। हाइट बढ़ने के बाद में उसकी जो गिरत है, गिरत बोल लो या फिर विड्थ बोल लो, वो उसकी ऑलमोस्ट हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है। और सबसे जो मेन है बेटा वो क्या है कि ग्रोथ जो है इनसाइड होनी चाहिए। ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? इनसाइड। अगर हमारी ग्रोथ आउटसाइड है, आउटसाइड का मतलब कि वो बाहर से बढ़ रहा है, जैसे सपोज करो कि ये कोई माउंटेन था और लगातार इस माउंटेन के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे मिट्टी जमी होती जा रही है, ठीक है, ये जमा हो गया, ये जमा हो गया, ये जमा हो गया, ठीक है। तो ऐसी जो ग्रोथ होगी, जो आउटसाइड ग्रोथ होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे? एक्सक्रेशन। और ये हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? ये हमें देखने के लिए मिलता है माउंटेन्स में, ठीक है। तो ऐसी जो ग्रोथ होगी जो हमारी आउटसाइड होगी, ठीक है, जो कहाँ से होगी, हमारी आउटसाइड से होगी, उसको हम ग्रोथ नहीं मानते, या फिर ग्रोथ तो मानते हैं, उसको हम लिविंग ग्रोथ नहीं मानने। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसा भी हो सकता है, हमारा सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है, ठीक है। मेन क्या है? रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या भाई? ये कोई ये बेंच है हमारी, ये कोई टेबल है, क्या ये टेबल रिप्रोड्यूस कर सकती है कि तुम इसे एक महीने, तुम अपना घर बंद करके चले गए और 6 महीने बाद आके तुमने अपना देखा तो देखा कि ओहो, ये तो जो ये हमारी जो टेबल थी इसकी एक छोटी सी टेबल और बन गई, ये इसकी एक छोटी सी टेबल और बन गई। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन बेबी इसके अंदर ऐसा होता है, ये मदर थी और ये क्या हुआ, इसका एक बेबी है, तो इसने क्या करा? रिप्रोड्यूस करा। अब रिप्रोड्यूस वो किसी भी तरीके से करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम तो सेक्सुअली करते हैं, वैसे जो बहुत सारे हैं वो एसेक्सुअल भी करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट की बात करें तो ये कुछ वर्ड्स है, ठीक है। हीमियोस्टेसिस, देखो हीमियोस्टेसिस का मतलब क्या है? हमारा एक अंदर का मतलब हमारा बॉडी का एक फंक्शन है हीमियोस्टेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, वी ट्राइड टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखो ये जो बच्ची है, इस बच्ची को ठंड लग रही है, तो ये ठंड लगने पे क्या कर रही है? शिवरिंग कर रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है? ये शिवरिंग कर रही है। शिवरिंग का मतलब ये कांप रही है, ताकि जो इसको ठंड लग रही है वो कंट्रोल हो सके और इसकी बॉडी में दोबारा से गर्माहट बन पाए। ऐसे ही क्या होता है अगर हम समर की बात करें तो समर के अंदर क्या होगा बेटा कि जब समर होता है तो हमारे क्या आता है, बहुत सारा स्वेट आता है, पसीना आता है, ठीक है। तो पसीना आने से भी क्या है कि हमारी बॉडी की जो हीट थी, जो हमारी बॉडी की हीट थी
वो पसीने के थ्रू बाहर निकल रही है, और ताकि हमारी बॉडी अंदर से ठंडी रह सके। ठीक है, अब है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म नेक्स्ट स्लाइड में बहुत डिटेल में बात करेंगे। वैसे मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है हमारा एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में देखो क्या है, एडेप्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी भी कंडीशन में अपने आप को ढाल लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। जैसे ये जो जिराफ है, अगर इसकी मैं आपको कहानी बताऊं, देखो जिराफ के साथ क्या हुआ था बेसिकली, भाई पहले ना इनकी जो गर्दन थी वो इतनी लंबी नहीं थी, ठीक है, ये हमारे एक लैमार्क जी थे, जो हम 12th क्लास के इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे जिराफ थे, ये पहले इनकी गर्दन छोटी होया करती थी, ठीक है, छोटी इन द सेंस, देखो अगर मैं बनाऊं तुम्हारे लिए यहाँ पे, तो ये हमारा कोई जिराफ था, सपोज करो ये जानवर था हमारा कोई, ठीक है, तो ये इसकी जो गर्दन है ये इतनी सी थी, ठीक है, ये इसकी गर्दन इतनी सी थी। अब हुआ क्या कि पहले तो हमारा जो ग्रास था वो यहाँ पे था, ग्राउंड लेवल पे था, लेकिन धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पे जो ग्रास था वो खत्म होता चला गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज थे, ठीक है, अब इसको घास खानी थी, भाई भूखा तो मर नहीं सकता था, तो इसने क्या करा, ये अपनी गर्दन उठा उठा के इस घास को खाना शुरू कर दिया, और फिर इसकी गर्दन जो है ये इतनी बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये इसने किया क्या, इसने किया, देखो क्या किया कि भाई जब ये ग्राउंड ग्रास खत्म हो गई, तो इसने एक अडेप्टेशन लाया अपने अंदर। कि अडेप्टेशन क्या था कि भाई इसने जो है हमारी ऊपर की ग्रास खानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से इसकी जो गर्दन है वो लंबी होगी, ठीक है। तो ये अडेप्टेशन केवल किसके अंदर है, ये अडेप्टेशन केवल लिविंग बीइंग के अंदर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सपोज करो कि पहले आप जब छोटे थे तो आपकी जो टेबल थी वो भी छोटी थी, ठीक है। अब क्या ऐसा होगा कि भाई आपकी टेबल ने महसूस किया कि नहीं भाई अब तो ये जो है बड़ा हो गया, ठीक है, तो अब टेबल ने भी उसके हिसाब से अडेप्ट करा और खुद अपने आप बड़ी टेबल बन गई, नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये केवल किसका है, हमारा लिविंग बीइंग के अंदर ही देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारा क्या है, एडेप्टेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हम एक सेल से टिश्यू बना सकते हैं, टिश्यू से हम ऑर्गन बना सकते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हम पूरी बॉडी बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है केवल किसके अंदर देखने के लिए मिलता है, ये देखने के लिए मिलता है हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें तो लास्ट हमारा कंसिस कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस में देखो क्या होगा हमारा, तो कॉन्शियसनेस के अंदर बेटा ये हमारा कॉन्शियसनेस का हमें होशो हवास रहती है ना, भाई हम पूरे होश में रहते हैं कि अगर कुछ भी हमारे साथ होने वाला है तो हम उस पर रेस्पॉन्ड कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये दे भी रखा है कि रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का मतलब ये क्या करता है, ये जो सूरजमुखी है हमारा, ये जिस डायरेक्शन में हमारी धूप होती है, जिस डायरेक्शन में सूरज की किरण होती है, ये अपना फेस भी उसी डायरेक्शन में चेंज कर लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब देखिए मेटाबॉलिज्म थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि मेटाबॉलिज्म है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले है कि सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन। देखो सस्टेनिंग का मतलब क्या है कि भाई जीवित हैं जो हम जीवित रह पा रहे हैं वो इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से जीवित रह पा रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं अगर ये रिएक्शंस होनी बंद होगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो सस्टेनिंग का मतलब है कि ये हमें जीवित रखने में मदद कर रही है, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में होगी, ठीक है, अंदर होगी। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के अंदर कहीं ना कहीं हमें रिएक्शन देखने के लिए मिलती है। और जो अगर मैं इन रिएक्शन को सबको कंबाइन कर दूं, ठीक है बेटा, सेट का मतलब है ग्रुप, ठीक है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सेट क्या है, तो सेट का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ लिविंग रिएक्शन, ठीक है, कहाँ पे, इनसाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम यही बोल रहे हैं कि ये क्या है, कुछ ग्रुप्स है लिविंग रिएक्शंस का, जो कहाँ पे हो रही है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका नीट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये स्कूल लेवल पे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो। इन विट्रो बेटा आपने सुना होगा, हाल फिलहाल में बहुत बहुत ज्यादा मतलब हमारा ट्रेंड में चल रहा है कि जो हमारे इनफर्टाइल कपल होते हैं, जो बच्चे नहीं कर सकते, वो ये एक टेक्निक है, इस टेक्निक का नाम है
इन विट्रो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम आउटसाइड फर्टिलाइजेशन कराते हैं। आउटसाइड फर्टिलाइजेशन का मतलब किस तरीके से कि भाई हम जो हमारी मदर है, मदर से हम एग ले लेते हैं बाहर, और फादर से हम स्पर्म ले लेते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा जाइगोट बनेगा वो हमारा कहाँ पे बनेगा, वो हमारा लेबोरेटरी के अंदर बनेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। लेकिन ये जो है हमारी, ये एक ये क्या देखो क्या कह रहा है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग। तो ये कोई लिविंग नहीं है, ये केवल क्या है, एक लिविंग रिएक्शन है। ठीक है, हम इसको लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मान सकते, ये केवल क्या मानेंगे, एक लिविंग रिएक्शन मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेटिंग का मतलब कि वो अपनी जैसी कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी जो सेल है वो एक सेल लगातार अपनी कॉपी बनाती है, क्या करती है कि ये बीच में से दो बन जाएगी, फिर दो बनने के बाद में एक सेल ये रही, एक ये रही, फिर ये दो से चार बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। देखो रेप्लिकेट का अगर एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो बेटा रेप्लिकेट का एग्जैक्ट मीनिंग है टू मेक सिमिलर कॉपीज ऑफ देम सेल्फ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना कि जो बिल्कुल अपनी जैसी कॉपी होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेट बोलेंगे। ठीक है, क्या है कि रेप्लिकेट, रेप्लिकेट का मतलब है सिमिलर कॉपीज। ठीक है, जो अपनी खुद से क्या बना सकता हो, सिमिलर कॉपी, उसे किसी और की जरूरत ना पड़े बनाने के लिए। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन या रेप्लिकेटिंग। अब है इवोल्विंग। इवोल्विंग देखिए, इवोल्विंग समझाते हैं आपको क्या है। तो इवोल्विंग का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि सबसे शुरुआत में जो ये हमारा एक नोकिया का ऐसे कीपैड वाले फोन होते थे। ठीक है, ये कीपैड वाले फोन थे, एक बटन यहाँ पे, एक बटन यहाँ पे कुछ छोटे से कीबोर्ड होता था। अब धीरे 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 क्या हुआ, इसके अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ, पॉजिटिव डेवलपमेंट। बेटा वर्ड पे ध्यान देना, वर्ड क्या है हमारा, पॉजिटिव डेवलपमेंट। ठीक है, और जब पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ तो हमारे फोन धीरे धीरे क्या हुए, चेंज होने शुरू हो गए। पहले फिर हमारे ये टच स्क्रीन फोन आ गए, जैसे 5233 वगैरह आ गए, इसमें यहाँ पे 3 बटन हुआ करते थे। ठीक है, 2 3। ठीक है, फिर अब तो आपको पता ही है, अब तो स्मार्टफोन का जमाना है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, टाइम के कोर्स के हिसाब से, ठीक है, टाइम कोर्स के हिसाब से लगातार हमारे फोन क्या हुए, हमारे फोन इवोल्ड हो गए। क्या हो गए, इवोल्ड। इवोल्ड का मतलब कि भाई ये क्या हुआ, पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ। ऐसे हमारे अंदर भी क्या हुआ, आपने सुना होगा कि हम पहले बंदर प्रजाति के होया करते थे। ठीक है, अब धीरे 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 आपने देखा था ना, शुरुआत में हमारी हर लैब के अंदर लगा होता है कि हम थोड़े से कैसे, हम थोड़े से ये झुके हुए होते थे इस तरीके से। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम सीधे होने शुरू हुए, और फाइनली हम बिल्कुल, हमारा जो बॉडी है वो बिल्कुल इरेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट ही तो हुआ भाई, यहाँ से यहाँ हुआ, फिर यहाँ से आया, या नेगेटिव भी हो गया कि दोबारा से आपने किसी इंसान को देख लिया कि जो बंदर की तरह बिहेव करता है। नहीं ना, ऐसा तो किसी ने नहीं देखा होगा मेरे हिसाब से। तो ये जो चीज है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट। और इसके लिए जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है इवोल्यूशन या फिर इवोल्ड। ठीक है, अब देखो सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम क्या है, हम बात कर ही चुके हैं होम्योस्टेसिस की पीछे। ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेटरी का मतलब क्या है कि हम अपने जितने भी हमारे सिस्टम है वो सब अपने आप काम करते हैं। कभी आपने बोला कि भाई हार्ट जी जरा आप धड़कन, हार्ट को पंप करो कि ब्लड की जरूरत है, या लंग्स को याद दिलाया हो कि भाई जरा सांस ले लो, मरने वाले हम तो। ठीक है, तो ये क्या है, अपने आप काम करता है। अपने आप काम करने को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हमारा सेल्फ रेगुलेटरी है। ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेटरी का मतलब ये है कि बेटा सेल्फ रेगुलेशन करता है। ठीक है, लास्ट है एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये बात कर ही चुके हम, देखो एक बार और बात कर लेते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारा सनफ्लावर था। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा बनाते हैं जरा इसको। देखो पहले हम एक सूरज बनाते हैं, सबसे पहले सन बनाते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा सन था। ठीक है, अब बात करें सनफ्लावर की, तो ये हमारा सपोज करो सनफ्लावर था। ठीक है, अब क्योंकि सूरज यहाँ पे था तो इसका जो फेस है वो भी किसकी तरफ है, ये भी हमारा सूरज की तरफ है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। ठीक है, बाहर से कोई चीज इसके ऊपर डल रही थी और ये उसी के हिसाब से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है,
अगर बात करूं मैं कि अब सन हमारा इधर पहुंच गया सपोज करो, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो हमारा सनफ्लावर है ये भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करके ये भी इधर की तरफ ही कर देगा, ठीक है। अब देखो इसका फेस इधर की तरफ हो गया, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, ठीक है। देखो यहाँ पे एक फोटो है, इसकी बात कर लेते हैं। एक है हमारा कैटाबोलिज्म, एक है हमारा मेटा एनाबोलिज्म, ठीक है। तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसके दो पार्ट्स हैं, एक तो कैटाबोलिज्म है और एक एनाबोलिज्म है, ठीक है बेटा। तो देखो कैटा में और एना में अंतर क्या है हमारा, देखो जब कोई कॉम्प्लेक्स चीज, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है चीजों का, यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो कैटाबोलिज्म के अंदर क्या होता है, चीजें ब्रेक होती है, जैसे सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है हमारा डाइजेशन, ठीक है। देखो डाइजेशन की यहाँ पे फोटो भी लगाया हुआ, भाई हमने ये फूड इनटेक करा, ठीक है, जो हमने फूड खाया उसमें क्या क्या चीज थी, उसमें हमारी प्रोटीन थी, उसमें हमारा कार्ब्स था और उसमें हमारा फैट था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये प्रोटीन हमारी ब्रेक डाउन होकर हमें क्या दे दिया, अमाइनो एसिड दे दिया, ऐसे कार्बोहाइड्रेट ने क्या दिया, ग्लूकोज दिया, और हमारे फैट ने क्या दिया, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, कि ये जो ये थे हमारे प्रोटीन वगैरह, ये हमारे थे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, ये कैसे थे, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, और ये जो अमाइनो एसिड वगैरह बने क्या बने, ये सिंपल बने, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मतलब द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स इनटू द सिंपलर वन, ठीक है। और ये कैसा होगा हमेशा, यहाँ पे जो सबसे मेन है, ये एनर्जी, इसको हमें एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होगी, एनर्जी रिलीज। तो जब कैटाबोलिज्म होता है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब आप समझ ही सकते हो, तो एनाबोलिज्म क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे सिंपल चीजों से हमारी कैसी चीज बनेगी, कॉम्प्लेक्स चीजें बन जाएगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कॉम्प्लेक्स तो बनी रही है, अब इस कॉम्प्लेक्स को बनने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। बेटा देखो यहाँ पे एनर्जी दी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई। भाई देखो आपको पता है, जब आप खाना खाते हो तो आपको एनर्जेटिक महसूस होता है, फील होता है, क्यों हुआ, क्योंकि जब फूड डाइजेस्ट हुआ तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिली, एनर्जी रिलीज हुई, और इसी एनर्जी से आपको अच्छा फील हुआ। लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप, मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के बीच में डिफरेंस क्या है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये एनर्जी के बारे में एक क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कि भाई कैटाबोलिज्म के अंदर एनर्जी देनी पड़ती है, रिलीज होती है, या कुछ भी इस तरीके से कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। हम बात ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में कुछ अच्छे एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे हर चैप्टर के बाद में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमने वैसे बात कर ही ली थी कि रिप्रोडक्शन क्या था, हमारे दो तरीके के थे, ठीक है। दो तरीके कौन कौन से थे, एक तो हमारा सेक्सुअल था और एक हमारा ए सेक्सुअल था, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये सीबीएसई 2014 में भी पूछा गया था, कि जो प्लेनेरिया है, एक फ्लैटवर्म है, वो किस तरीके का रिप्रोडक्शन शो करता है, तो ये ट्रू रीजनरेशन करता है। बेटे रीजनरेशन एक एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ये क्या हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ऐसी जो हमारी कुछ फंगई हैं, या हमारे फिलामेंटस एल्गाई हो गए, या हमारे मोजेस हो गए, ये सब क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन क्या है, यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि ये जो दो वर्ड हैं, एक तो क्या है, रीजनरेशन है, ठीक है, और एक हमारा क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। देखो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा कि दोनों के अंदर ही क्या हुआ, ये पहले एक पूरा ऑर्गेनिज्म था, ये भी एक पूरा ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके भी टुकड़े हुए, और टुकड़े होने के बाद में ये भी एक पूरे पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, या इसने बना दिया। ऐसे ही क्या करा, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में भी ऐसे ही हुआ। भाई ये क्या था, हमारा एक ऑर्गेनिज्म था, इसके हमने दो टुकड़े किए, और ये जो दोनों टुकड़े हैं ये अलग अलग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो रीजनरेशन है ये हमारा होता है बाय चांस, ठीक है। मतलब जैसे छिपकली की पूंछ अपने आप ही तो कट जाती है, जानबूझ के वो कंची से काट देती है नहीं ना। तो ये क्या है, ये बाय चांस है, ठीक है। ये नेचुरल है, किसी भी तरीके से हो सकता है। जबकि अगर फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो ये हम जानबूझकर कराते हैं, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, स्पायरोगायरा को जानबूझकर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक इधर और एक इधर कर दिया, और फिर ये अलग अलग हमारे बन गए। अब बेटा जरूरी नहीं कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस करें, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे इसमें क्या है, मूल्स, सुना होगा क्या, खच्चर, ठीक है,
खच्चर सुना है, ठीक है, खच्चर हो गया। या हमारे स्ट्राइल स्टाइल वर्कर बीज, जो बीज के हमारे जो वर्कर होते हैं, जो काम करते हैं बेचारे, नेक्टर को कलेक्ट कर करके लाते हैं, ठीक है, उसके उनके अंदर जो रिप्रोड्यूसिंग है वो कौन है, वो है क्वीन, ठीक है। क्वीन, जब भी तो उसे क्वीन बोल रहा ना, क्योंकि वो क्या कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो ये देखिए, बात करते हैं मूल बना कैसे, ये खच्चर बना कैसे। तो देखो, ये हॉर्स था, हॉर्स को हमने हाइब्रिड कराया किसके साथ में, डंकी के साथ में, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में क्या हुए, हमको हाइब्रिडाइजेशन कराया, इनका रिप्रोडक्शन कराया, तो हमें एक तीसरी स्पीशीज मिली जिसका नाम था मूल, ठीक है। तो अब ये जो है, ये भाई साहब जो है हमारे, ये खच्चर जो है ये हमारे, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो इनके अंदर एग बनता, ना इनके अंदर स्पर्म बनता, ठीक है। ऐसा कारण क्या है, क्योंकि इनके जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कैसा है, ओड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इनके, ठीक है। एग्जाम में अगर एग्जामिनर पूछने लगे कि बताओ भाई, कि आपने ये तो बता दिया कि भैया जो खच्चर है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, रीजन क्या है, तो पहला रीजन तो ये है कि भाई एग और स्पर्म नहीं बनते, और दूसरा रीजन क्या है कि इनके अंदर ओड नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म, डेट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये एक प्रतिक्रिया है या एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो नाम लिखने का मतलब उसको एक नामकरण करेंगे, जैसे हमारे घर पे भी होता है ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो भाई हर कोई अलग अलग नाम से बुलाता है, ठीक है। कोई उसे चीकू बोल रहा, कोई उसे मोनू बोल रहा, कोई सोनू बोल रहा, ठीक है। उसकी मम्मी ने अलग ही नाम दे रखा, दीपक, ठीक है। तो भाई अब देखो, ये इतने सारे नाम है, अगर एक घर की बात करूं मैं, तो भैया 5 मेंबर थे, 5 के 5 अलग अलग नाम से उसको पुकार रहा था। तो अब ये क्या करा, देखो फैमिली मैन क्या, फैमिली मेंबर क्या करेंगे, तो ये गए एक पंडित जी के पास में, ठीक है, आ जाओ जी पंडित जी, जरा आप राशि के हिसाब से इसका एक नाम बताइए। उन्होंने कहा कि भाई इसका जो नाम है वो आप ये ऋषि ऋषि वाले से रख सकते हो। तो इन्होंने क्या रख दिया भाई, इसका ये नाम रख दिया ऋषि। अब इसको पूरी दुनिया एक ही नाम से जानेगी जिसका नाम है ऋषि, ठीक है। ना उसे कोई चीकू बोलेगा, ना मोनू बोलेगा, ना सोनू, ना दीपक, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, ऋषि। ऐसे ही क्या है कि देखो यहाँ पे हमारे भी जो साइंस है या हमारी जो बायोलॉजी है उसमें भी ऐसे होता है कि भाई जैसे एक साइंटिफिक नेम है चाइना रोज, ठीक है। अब ये जो चाइना रोज था इसका अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम था। जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में उसको बोलते थे गुड़हल, ठीक है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में उसको बोलते थे शू फ्लावर, ठीक है। अगर संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में उसको बोलते थे पद्माचरिणी, ठीक है। तो अब ये एक कंफ्यूजन था कि भाई ऐसे ऐसे कि एक पर्टिकुलर नेम नहीं था यार। सपोज करो, देखो दूसरा रीजन क्या है कि इंडिया के अंदर सपोज करो कि मैंगो को आम बोलते हैं, अब किसी और कंट्री में कुछ बोलते होगे। अब एक दिन कोई समिट हुई, सारे के सारे साइंटिस्ट यहाँ पे एक ही टेबल के ऊपर बैठे सारे, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भाई मैंगो के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब ये भाई साहब इंडिया वाले आम बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, तो भाई हो हाली रिसर्च तो अब क्या, जो इनकी मीटिंग थी, तो इन्होंने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, इन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि भाई हम जो है हर एक ऑर्गेनिज्म को एक कॉमन नेम देंगे, ठीक है। और वो पूरी दुनिया में उसी कॉमन नाम से बोला जाएगा, या जब भी उसकी पढ़ाई होगी या कोई उसके बारे में कोई भी अध्ययन करेगा, स्टडी करेगा, रिसर्च करेगा, तो वो उसी नाम से उसको बुलाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब एक तरीके से नामकरण, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो डिस्क्राइबिंग एन ऑर्गेनिज्म करेक्टली सो डेट इट कैन बी नेम्ड। देखो सबसे पहले क्या है भाई, डिस्क्राइब भी तो करना पड़ेगा ना। अब देखो डिस्क्राइब का मतलब क्या है, बहुत इजी है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सपोज करो कि ये कोई इंसान था, संता जी, हमारे संता जी हैं। अब ये संता जी जो है जंगल से जा रहे थे, यहाँ ये हमारा जंगल है, ठीक है। ये जंगल था हमारा। अब इस संता जी पे किसी भी एक जानवर ने अटैक कर दिया,
ठीक है। अब संता जी बेचारे बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागते हुए भागे 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 और ये किसी नजदीकी पुलिस थाने में पहुंच गए। ये हमारा क्या था, कोई नजदीकी पुलिस स्टेशन था। ठीक है। अब पुलिस स्टेशन में जाके इन्होंने जो है, ये हमारे इंस्पेक्टर साहब थे, इनसे इन्होंने वार्तालाप करनी शुरू करी और ये इन्हें बता रहे थे कि भाई मैं ऐसे ऐसे जंगल से आ रहा था और मेरे ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है। तो अब ये पुलिस वाले ने इससे पूछा, अच्छा आप बताओ कि जानवर कैसा दिखता था। तो भाई इसने बताया कि भाई जो जानवर था वो हमारा, उसके ना यहाँ पे ये बड़े बड़े बाल थे बहुत, यहाँ पे ऐसे बहुत घने थे। ठीक है। बहुत दांत भी उसके काफी बड़े थे। ठीक है। पूंछ थी उसके और काफी तगड़ा था। तो भाई पुलिस वाले को जब इसने इसको इसका डिस्क्रिप्शन दिया, मतलब जब संता ने पुलिस वाले को उसका डिस्क्रिप्शन दिया, तो उससे समझ में आया कि भाई वो कौन सा जानवर था। वो था लोयन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पुलिस वाला कब उसको एक नाम दे पाया, जब संत ने उस जानवर का डिस्क्रिप्शन बताया। ठीक है। अगर जब तक ये डिस्क्रिप्शन ना बताता तो क्या जो हमारा पुलिसमैन है वो उसको नाम दे पाता, नहीं दे पाता। तो बिल्कुल सेम इस तरीके पे यहाँ पे है कि भैया डिस्क्राइबिंग एन ऑर्गेनिज्म, जब तक आप एक ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब नहीं करने के तब तक उसका नाम भी नहीं दिया जा सकता। ठीक है। तो समझ में आ गया ना अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू। अब नेक्स्ट है हमारा नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल व्हेन आइडेंटिफिकेशन इन डन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब जब पहचान हो जाता है। ये भी ऐसी है कुछ, देखो ये सेम एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि भाई सपोज करो मैं यहाँ फिलहाल के लिए नोमेनक्लेचर को जो है, यहाँ पे मैं क्रिमिनल लिख रहा हूँ, सपोज कर लो बस थोड़ी देर के लिए। ठीक है। क्रिमिनल है नहीं वो। तो यहाँ पे क्या है कि जब तक पुलिस वाले बिल्कुल करेक्ट जो कल्प्रिट है हमारा उसको आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, ठीक है, जब तक जो करेक्ट बंदे ने जो जो भी क्राइम किया तब तक उसको क्रिमिनल बोलते नहीं बोलते। तो जब तक किसी भी स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता तब तक हम नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सीरीज हो सकती है कि ये सीरीज में पूछा जा सकता है कि पहले नोमेनक्लेचर होता है या पहले आइडेंटिफिकेशन होगा। ठीक है। एग्जाम्पल की बात हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अब देखो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन क्यों पड़ी हमें। तो बेटे अब वैसे तो बात कर ही चुके हम काफी कि क्यों नीड पड़ी होगी, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो नीड क्यों पड़ी, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है। तो ऐसे तो किसी को याद रखना पॉसिबल नहीं था कि भाई किसी को ए बोल दिया किसी को बी बोल दिया। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सबको कुछ ना कुछ नाम दे दिए और नाम देने के बाद में उन्हें एक ग्रुप्स के अंदर भी रख दिया। ठीक है। तो इससे हमारी जो जिंदगी थी वो काफी आसान हो गई। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले क्या है मेरे यहाँ पे, तो अ साइंटिफिक नेम विद टू कंपोनेंट। ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई जैसे देखो हमारे यहाँ भी क्या है, अगर मैं इंसान की बात करूं, इंडिया की बात करूं मोस्टली, या कहीं की भी बात कर लो, तो हमारे दो नेम होते हैं। ठीक है। नेम के दो कंपोनेंट है, हमारा जो नेम है उसके भी दो कंपोनेंट है। एक तो हमारा फर्स्ट नेम होता है और एक हमारा लास्ट नेम होता है। ठीक है। फर्स्ट नेम में तो हमारा मेन नेम है, जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है प्रशांत और आर्यन। ठीक है। तो दो नाम है, जो फर्स्ट नाम है मेरा वो तो मेरा मेन नेम है और ये मेरा सरनेम है। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके अंदर भी हम दो कंपोनेंट होते हैं उसमें भी। ठीक है। अब दो कौन कौन से कंपोनेंट है, पहला है जेनरिक नेम, जेनरिक का मतलब शुरुआत में हम लिखते हैं जीनस। ठीक है। और सेकंड वन है हमारा स्पेसिफिक एपिथेट, या आसान भाषा में बोले तो स्पीशीज लिखेगी। ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो दिस नेमिंग वाज गिवन बाय कार्ल लिनियस। तो ये कार्लोस लिनियस थे जो हमारे, ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने जो है नोमेनक्लेचर, ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कब, 1753 के अंदर। इनकी एक बुक रही है जिस बुक का क्या नाम था, उस बुक का नाम था प्लेंटूरम। ठीक है। प्लेंटूरम उस बुक का नाम था और जिसके अंदर इनिशियली 5900 स्पीशीज के बारे में बताया गया था। ठीक है। अब देखो नाम की बात करें एग्जाम्पल की, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है। तो ये हमारा जो पैंथेरा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है जीनस। और जो हमारा टाइग्रिस है, ये टाइग्रिस का मतलब है टाइगर, या फिर हम बोले तो ये एक स्पीशीज है। ठीक है। ये जो नाम दिए गए थे किसमें दिया गया था, ये एनिमल सिस्टम है नेचुरा करके एक बुक थी हमारी। ठीक है। जो कब दिया गया था इसको, 1758 के अंदर। अब देखो नेक्स्ट है हमारा मैग्नीफेरा
इंडिका। बेटा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये जो पहला वर्ड है कैपिटल होगा, ये कैपिटल पी होगा और ये कैपिटल एम होगा, ठीक है। तो जीनस का जो, वो अभी हम यूनिवर्सल कोड में देखेंगे, लेकिन जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होगा, और जो हमारा स्पीशीज का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल होता है। देखो अब यहाँ पे क्या है, मैग्निफेरा इंडिका लिन। कई कभी कभी आपको यहाँ पे ना साइंटिस्ट का नाम भी मेंशन कर देते हैं। तो इसका लिन का मतलब क्या है कि भाई इसका जो नामकरण किया गया था, वो जो हमारे पंडित कौन थे यहाँ पे इस टाइम हमारे पंडित थे कार्लोस लीनियस, ठीक है। तो इन पंडित जी ने इसका नामकरण किया था, ठीक है। अब देखो एक और नाम है, यहाँ पे एक फोटो लगा रखा हमने, ये क्या बोलते हैं इसको, क्रैब बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये है पेबल क्रैब, जो इसका क्या है कॉमन नेम है, ठीक है। अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है इसका, जेंथियस लेमार्की, ठीक है। तो जेंथियस लेमार्की में क्या है, ये जेंथियस, तो इसका क्या है, ये हमारा है साइंटिफिक नेम। देखो यहाँ पे एक्स कैपिटल है, ठीक है। तो ये हमारा जीनस है और ये हमारी क्या है स्पीशीज है, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे क्या, यूनिवर्सल जो हमारे लॉज है, ठीक है, मतलब या जो हमारे यूनिवर्सल रूल है नोमेनक्लेचर के, हम वो देखेंगे किस तरीके से क्या क्या गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना होगा किसी के नाम को रखते हुए। जैसे यहाँ पे भी है ना भाई, अगर हिंदू का बच्चा है तो उसका नाम राहुल, रोहन यही होगा, और अगर मोमडन है तो क्या, रहीम, ठीक है, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये बहुत डिपेंड करेगा कि अब गाइडलाइंस क्या होगी हमारी, ठीक है। देखो गाइडलाइंस की बात करें तो सबसे पहला क्या हमारा यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। यूनिवर्सल से मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये जो हमारा यूनिवर्सल है, इसका मतलब है कि भाई वो जो रूल है वो पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करेगा, ठीक है, एक ही उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। जो भी साइंटिस्ट होंगे वो इन्हीं नियम को ध्यान में रखते हुए अपने जो नाम देंगे, ठीक है। सबसे पहले रिटर्न इन इटैलिक्स। अब देखो ये इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। वैसे अगर बात करें हम, अब हाथ से तो इटैलिक्स नहीं लिख सकते, तो अगर हाथ से लिखेंगे तो क्या करेंगे हम उसको थोड़ा, एक तो अंडरलाइन कर देंगे। देखो जैसे कैसे, जैसे एक मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मैग्नी फेरा इंडिका। ये आई छोटा, सॉरी, ठीक है, ये आई क्या होगा हमारा छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद में इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो अभी हमारा क्या है, साइंटिफिक नेम है। अगर आपने एग्जाम के अंदर ये अंडरलाइन नहीं करा, ठीक है, अब देखो एग्जामिनर बहुत तेज है, मेरे हिसाब से तो एक ऐसा एमसीक्यू बन सकता है कि उसने पूछा कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैग्निफेरा इंडिका। अब देखो हम चार ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं, मेरा सबसे पहला जो ऑप्शन है, मेरा पहला ऑप्शन हो गया कि भाई MAGNI मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है। नेक्स्ट मेरा हो गया मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है। उससे अगला मेरा नेक्स्ट हो गया, थर्ड की बात करें हम तो मैग्निफेरा इंडिका, और फोर्थ ऑप्शन हमारा हो गया मैग्निफेरा, ये आई छोटा यहाँ पर, ठीक है, इंडिका, और इसको उसने अंडरलाइन भी कर दिया। अब देखो, अब उसने कहा कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, देखो पहले वाले ऑप्शन में जो पहला एम है वो छोटा है। बेटा एक बार ध्यान रखना, मुझे पता है कि जो पेपर है वो कंप्यूटराइज प्रिंट होता है, तो आप लोग बोल दो कि वो तो इटैलिक्स में लिखा होगा, लेकिन एग्जामिनर तेज था, उसने जानबूझ के इटैलिक्स में दिया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो आपकी नॉलेज चेक करना चाह रहा था कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है, देखो इसने यहाँ पे एम कैसा बनाया हमारा स्मॉल, जबकि मैं बता चुका कि जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करें तो देखो यहाँ पे जो स्पीशीज का आई है वो कैसा है, कैपिटल है, तो ये भी नहीं होने का। यहाँ पे ये फिर से स्मॉल आ गया, तो ये भी नहीं होने का। यहाँ पे देखो ये भी कैपिटल है, ये भी स्मॉल है, और साथ में अंडरलाइन भी है। चलो इसको अगर मैं बड़ा भी कर दूं, लेकिन ये इटैलिक्स के अंदर नहीं लिखा था, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लिखा हुआ था हमारा बोल्ड लेटर्स में, लेकिन इसको अंडरलाइन नहीं किया हुआ था। या इस कैपिटल एम कर लो और ये स्मॉल आई कर लो, ठीक है। तो समझ में आ गया ना किस तरीके से एक हमारा एमसीक्यू बन सकता है, और कितना इजी है, लेकिन फिर भी बच्चे गलत करके आ सकते हैं, ठीक। अबे फर्स्ट वर्ड इज जीनस, बता चुके कि पहला वर्ड जीनस होगा, अगला वर्ड हमारा स्पीशीज से रिलेटेड होगा, ठीक है। जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेगा, जबकि जो हमारा स्पीशीज होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से होगा, ठीक है। अब नाम रखते वक्त ये भी ध्यान रखना, ठीक है, वो धमाल मूवी की तरह नहीं कि वेंकटेश्वरा मुत्तु स्वामी उसने 1 किलोमीटर का नाम बता दिया था, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे अपना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो नाम है वो 3 लेटर से बड़ा होना चाहिए,
ठीक है, और 12 लेटर से छोटा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका वो आप रजिस्टर्ड करा सकते हो, नहीं तो आप रजिस्टर्ड नहीं करा सकते हो। आपको बोल देंगे कि सर भैया आप वापस जाओ, दोबारा से इसे हमारी जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग इसके लिख कर लाओ। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं कुछ फुल फॉर्म्स की जो पूछी जा सकती है। जैसे सबसे पहला है ICBN। तो ICBN का मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर। तो देखो बोटनिकल नोमेनक्लेचर में क्या होगा कि भाई जितने भी प्लांट्स के जो नाम होंगे, वो ये संस्था है, आपको अगर आपको कोई नाम देना है तो आपको इनके पास जाना पड़ेगा, इनसे वेरीफाई कराना पड़ेगा, उसके बाद ये उसको पब्लिश कर देंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड कि भाई आज से इसका नाम ये होगा। ठीक है, वैसे हमारे योगी जी भी काफी फेमस है नामकरण में। ठीक है, वो भी उन्होंने अभी आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद को क्या कर दिया, प्रयागराज कर दिया। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ICBN या ICZN के पास ही जाना पड़े, आप योगी जी के पास भी जा सकते हो। ठीक है, उन्होंने क्रिस गेल का नाम भी चेंज करके कुछ और ही कर दिया होगा, कृष्णा गोयल कर दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ICZN। तो ICZN क्या है, हमारा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये भैया एनिमल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये किसके बारे में बताएंगे, एनिमल्स के नामकरण करेंगे। अब ये हमारा अभी, ये आपका पता ही है कि जो कोविड चल रहा, ठीक है, COVID-19 भाई साहब ने हमें एक नई उसके बारे में पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में भी यही चल रहा है। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये नाम किस तरीके से देते हैं, जैसे कोई बीमारी थी, जैसे कोरोना था, कोरोना वायरस था, और एक डिजीज था और 2019 में आया था। ठीक है, तो इसका इन्होंने नाम क्या दे दिया, कोविड। को से मतलब कोरोना, VI से मतलब वायरस, D से मतलब डिजीज, और क्योंकि ये 2019 में आया था तो उसको क्या बोला, 19। ठीक है, तो इस तरीके से ये किसने दिया, ये हमारा इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर ने COVID-19 का नाम दिया था। ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ तक ही करेंगे। आने वाली स्लाइड्स में हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, टेक्सोनोमी पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ चीजों को ऐसे ही जोड़ते चलेंगे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और कमेंट कर कर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।